छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। शराब कोयला सट्टा ऐप घोटाले में याचिका की दाखिल, गिरफ्तारी पर रोक और जांच में सहयोग की मांग। सोमवार को होगी मामले में सुनवाई। धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री साय का बड़ा बयान आया सामने। कहा, छत्तीसगढ़ के लिए कलंक है धर्मांतरण, अंतिम लड़ाई जारी। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों को मिलेगी बड़ी सौगात। रायपुर से जबलपुर के बीच आज से चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन। सीएम विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर करेंगे उसको रवाना। बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। पेद्दा कोरमा और बोड़ला से 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। नक्सल साहित्य प्रिंटर के साथ ही कई सामान जब्त। कोरबा जिला जेल से 4 बंदी हुए फरार। 25 फीट ऊंची दीवार फांद कर भागे, जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। 5वें टेस्ट में भारत 396 पर हुआ ऑल आउट। इंग्लैंड के सामने 374 रनों का लक्ष्य। जायसवाल, आकाशदीप के बाद जडेजा सुंदर चमके। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। 7 बजने को है और इस वक्त जो IBC 24 पर वक्त होता है वो होता है मेगा मॉर्निंग प्राइम टाइम का। तो अब से अगले आधे घंटे तक मैं आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ रूबरू कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत छत्तीसगढ़ से करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है। यानी कि यहां पर बाकायदा याचिका को दायर किया गया है। शराब कोयला महादेव सट्टा ऐप में नाम आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका यहां पर लगाई है और जिसकी सुनवाई सोमवार को होनी है। और उन्होंने याचिका में इस बात की मांग की है कि उन्हें इन तमाम मामलों में किसी भी तरह से गिरफ्तार ना किया जाए और जांच में वो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सहयोग करने का उनको अवसर भी दिया जाए। भूपेश बघेल ने याचिका में यह भी उल्लेख किया है कि जिस तरह से उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष के चलते की गई है, उसी तरह से उन्हें भी निशाना अब बनाया जा सकता है, यानी कि टारगेट किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने आशंका तो यह भी जाहिर की है कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। और ये याचिका ऐसे समय में दाखिल की गई है जब राज्य और केंद्र की जांच एजेंसियां, जिनमें EG, EOW के साथ ही कई अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों ने संबंधित मामलों की जांच को तेज कर दिया है। और इससे पहले शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा ने भी सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से राहत की मांग करते हुए इसी प्रकार की एक याचिका को दाखिल किया था। आपको बताते चले कि जेल में बंद उनके बेटे चैतन्य बघेल की भी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है और जिसकी भी सुनवाई सोमवार को ही होना है। चैतन्य बघेल की ओर से दाखिल याचिका में यह भी कहा गया है कि ना तो उनका नाम शराब घोटाले की EG की FIR में दर्ज है, इसके साथ ही और ना ही किसी के बयान में उनका उल्लेख किया गया है। इसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी तहसीन जैदी जुड़ गए। तहसीन, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दायर किया है और उन्होंने कहा है कि वेंडेटा के यानी कि प्रतिशोध की यहाँ पे राजनीति की जा रही है, इसके अगेंस्ट उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए याचिका दायर की गई है। क्या लगता है कल सुनवाई होना है, क्या राहत मिल पाएगी? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो घोटाले हुए पूर्ववर्ती सरकार में और जब मुख्यमंत्री खुद भूपेश बघेल थे उस समय, और इतने बड़े बड़े घोटाले और इतने बड़े बड़े जो जांच एजेंसियों के द्वारा सामने आया कि इसमें कई तरह के IAS इसमें गिरफ्तार हुए, कई कारोबारी कांग्रेसी नेता इसमें गिरफ्तार हुए, तो उसमें जो चार्जशीट पेश हुई है, यहाँ आपको बता दें, चाहे वो ED हो, EOW हो या कोई भी एजेंसी हो, उसने जब चार्जशीट पेश की है कोयला आबकारी या किसी भी घोटाले की, उसमें इस बात का उल्लेख ये किया गया है कि या तो जो कुछ पैसे जो है घोटाले के
भिलाई के कई कद्दावर नेताओं को बचाया गया। हालांकि उसमें जो चार्जशीटों में इस बात का उल्लेख नहीं है कि भूपेश बघेल ही हैं या कोई XYZ जो भी थे, तो उसमें इस तरीके के तथ्य सामने आए। इसके अलावा जो FIR दर्ज हुई उनमें जरूर भूपेश बघेल का नाम कई FIR में रहा। नहीं, यही बात तो तहसीन, यही बात तो यहाँ पे भूपेश बघेल भी कह रहे हैं और साथ ही जो चैतन्य बघेल की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें भी इसी बात का जिक्र है कि किसी तरह से FIR में उनके नाम का उल्लेख नहीं है। और भूपेश बघेल तो ये भी कह रहे हैं ना कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है वो पॉलिटिकली वेंडेटा के तहत किया जा रहा है। बिल्कुल, मैंने जैसा कि बताया कि जो FIR हुई हैं एजेंसियों की, उनमें भूपेश बघेल का नाम है, कई FIRों में है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद जो है इतने दिन बाद उन्होंने, चूंकि अभी जो जांच एजेंसियों ने अपनी जांच तेज की है और उसके बाद उनके बेटे समेत जो उनके सहयोगी विजय भाटिया थे या कई IAS उनको गिरफ्तार किया। तो यहाँ पे एक बात आपको और बता दें कि पिछले दिनों जो रायपुर माननीय न्यायालय है, चाहे वो ED का हो चाहे वो EOW का विशेष न्यायालय हो, वहां पे कुछ ऐसे बयान हुए हैं जिसके आधार पे इस बात की आशंका उनको लग रही है कि उन पर कोई भी एजेंसी कार्रवाई कर सकती है। तो उसके चलते इन्होंने जो कह सकते हैं कि 2 रिट जो पिटीशन जो इंटरिम बेल के नाम से लगाई हैं, जो जिसमें कह सकते हैं कि 299, 301 और 303 नंबर की जो WP है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाई है, वो भूपेश कुमार बघेल के नाम से लगी हुई है। इसके अलावा 299 नंबर की WP जो है वो चैतन्य बघेल के नाम से, और ये इन तीनों को जो WP लगी हैं इनको सोमवार को के लिए इनको लिस्टिंग किया गया है। अब ये देखने वाली बात है कि सोमवार को अगर जो कह सकते हैं कि अब हालांकि अब देखना सोमवार को ही ये पता पड़ पाएगा कि आखिर याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं और क्या उन तमाम दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट सहमति जाहिर करते हुए, मानते हुए इनको, या मतलब इनकी जो गिरफ्तारी है उस पर रोक लगाता है। या तमाम चीजें आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इंदौर से खबर देखेंगे जहां पर फार्म हाउस में, यहाँ पर इंदौर का एक फार्म हाउस है, यहाँ पर स्विमिंग पूल बना हुआ है, इसमें 2 बच्चे डूब जाते हैं। डूबने की वजह से दोनों बच्चों की मौत हो गई है। मामले की जांच पड़ताल में अब हालांकि पुलिस जुटी हुई है। गांधीनगर थाने के समर्थ कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो ये देखिए कि तस्वीरें भी इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हैं। वाकई में ये जो घटना है वो हृदय विदारक है। 2 मासूम बच्चे अपनी जान यहाँ पे गंवा देते हैं। स्विमिंग पूल में ये बच्चे डूब जाते हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं बिग ब्रेकिंग इंदौर से। और लगातार जो परिजन है उनसे भी एहतियात बरते जाने की अपील लगातार जिला प्रशासन के जरिए भी की जाती है। IBC 24 भी अपील करता है कि अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर अकेला ना छोड़े जहां पर बहुत ज़्यादा पानी का बहाव है, बहुत ज़्यादा गहराई है, या फिर किसी भी तरह के वहां पे गड्ढे हो, क्योंकि जो हादसे हैं वो कभी भी बता के नहीं आते हैं। और ऐसे ही एक हादसे में इन 2 मासूम बच्चों की जान चली गई है। हालांकि ये अभी तक ये निकल के जानकारी सामने नहीं आई है कि ये बच्चे खुद से स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गए हुए थे या धोखे से कोई हादसा हुआ है। पुलिस ने हालांकि मर्ग कायम करते हुए तफ्तीश को अब शुरू कर दिया है। तो देखिए अगली खबर का रुख करेंगे कोरबा जिला जेल से, जहां पर दीवार को फांदकर दिन दहाड़े 4 कैदी यहां से फरार होने में कामयाब हो गए। इन कैदियों के फरार होने की CCTV तस्वीरें भी सामने आई। आप देख लीजिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कि किस तरह से इस दीवार को फांदा जा रहा है और ये जो एक एक करके, पहले एक कैदी भागता है, फिर दूसरा कैदी भागता है और उसके बाद तीसरा कैदी भाग रहा है। ये देखिए यहाँ पे आप इन कैदियों को देख सकते हैं, ये कितने इत्मीनान से यहाँ पे भाग खड़े हुए हैं। हालांकि जिस वक्त ये भाग रहे थे जिला जेल प्रशासन के प्रहरियों को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मौके पर CCTV कैमरा नहीं लगा होता तो शायद ये तस्वीरें भी, इस लापरवाही की तस्वीरें सामने नहीं आती। चारों कैदी युवा अवस्था के बताए जाते हैं। इन कैदियों पर बलात्कार, पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामलों के तहत यहाँ पे अपराध दर्ज है। अलग अलग थाना क्षेत्र से आरोपी जो हैं वो कैदी चंद्रशेखर राठिया, दशरथ सिदार, राजकंवर और सरना भीकू को जेल में यहाँ पे बंद किया गया था। जानकारी के मुताबिक जिला जेल कोरबा में शनिवार दोपहर 3 से 4 बजे के बीच ये चारों कैदी जेल से भागने में कामयाब हो गए। अगर आधी रात की वारदात होती तो भी समझ में आता
तड़के सुबह की वारदात होती तो भी समझ में आता। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जेल प्रहरी और जो जेल सुप्रिटेंडेंट हैं वो कितने इत्मीनान से जिला जेल में बैठे रहे होंगे, हाथ पर हाथ धरे हुए, कि उनको ये पता ही नहीं चला कि 4 कैदी भागने की फिराक में है या 4 कैदी भागने की तैयारी कर रहे हैं। और ये चारों के चारों कैदी दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच भागे हुए हैं और भागने में कामयाब हो गए। बताया जाता है कि सभी जेल प्रहरियों को झांसा देकर जेल की 25 फीट से ज्यादा की ऊंची दीवार इन्होंने रस्सी के सहारे फांद कर ये फरार होने में कामयाब रहे। जेल से एक साथ 4 कैदियों के फरार होने की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया, वो जो लाजमी भी था। जानकारी प्राप्त हुई है वो रॉड लगाकर फंसाकर वो लोग जो ऊपर रॉड से फंसा है फिर वहाँ से कूदे हैं और भागे हैं। इस संबंध में अभी जो जिले में जो अपना थाना है वहाँ पर सभी को सूचित कर दिया गया है और फोटो वोटो भेज दिया गया है, जो भी अपने पास फोटो वीडियो, ताकि तत्काल उनको पकड़ा जा सके। तो देखिए, बाइट आपने सुनी, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे किसी तरह की रॉड के सहारे ये जो चारों कैदी हैं वो भागने में कामयाब रहे। बड़ा सवाल ये है कि रॉड कैसे मिली, इनके पास भागने के लिए जिन संसाधनों का इस्तेमाल किया जाना था वो कहाँ से आए, और जिस वक्त ये पूरी तैयारी कर रहे थे तो भाई आप लोग क्या कर रहे थे, इसका भी तो जवाब देना होगा ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उस धर्मांतरण मामले को लेकर जिसने पूरे देश में इस वक्त सनसनी फैला के रखी। देखिए, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार 2 नन और एक युवक को बिलासपुर के एनआईए कोर्ट ने जमानत दे दी है। और इसके बाद केरल की नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस के साथ ही 3 लोगों को दुर्ग जेल से अब रिहा कर दिया गया है। कोर्ट ने 50,000 का बॉन्ड और वीजा पासपोर्ट जमा किए जाने की शर्त पर इनको जमानत दी है। वहीं इस पर पूरे देश में सियासत लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इसे सच्चाई की जीत बताया है। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि अवैध तरीके से दोनों ननों को गिरफ्तार किया था, जिसे कोर्ट ने रिहा कर दिया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि पूरी कार्रवाई तथ्यों के आधार पर की गई है और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। तो वहीं छत्तीसगढ़ केरल की अगर हम छत्तीसगढ़ बीजेपी की बात करें, छत्तीसगढ़ साथ ही अगर उड़ीसा और केरल बीजेपी की बात करते हैं तो दोनों के जो स्टेटमेंट हैं इनमें मतभेद काफी है। जो नॉर्मल जमानत की शर्तें है न्यायालय में नॉर्मली जो लगाते हैं वही शर्तें हैं, और कोर्ट ने ये बताया कि यदि पासपोर्ट है तो पासपोर्ट को जमा करें और गवाही को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे और भारत छोड़ कर नहीं जाएंगे। ऐसा नॉर्मल कंडीशंस जो ऐसी परिस्थिति में लगाता है वही कंडीशंस ही लगाया। नहीं, बॉन्ड है तो 50,000 का दो श्योरिटी है और जमानतदार है, और एक 50,000 का एक श्योरिटी। ऐसा अब इन सारे ही विषयों पर मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो कार्यवाही हुई है, इस कार्यवाही के पीछे तथ्य हैं, परंतु जांच इसमें जरूर होगी और पूरी जांच होगी। उस जांच के आधार पर क्या स्थिति आज अबूझमाड़ में है, जहां पर स्कूल खोलना दूभर हो, वहां के बच्चों को अगर आगरा ले जाया जाए तो जांच का तो विषय है ना भाई। इस तरह से आज एनआईए कोर्ट ने एक आदिवासी युवक और जो ननों की अवैध गिरफ्तारी हुई थी उसमें आज माननीय न्यायालय ने जमानत दे दी है और कहीं ना कहीं सच्चाई की जीत हुई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। आपको बताते चले कि शराब कोयला सट्टा ऐप घोटाले में याचिका को बाकायदा यहां पे दाखिल किया गया है। गिरफ्तारी पर रोक और जांच में सहयोग किए जाने की मांग पर यहां पे एफआईआर दर्ज की गई है। तो देखिए कि किस तरह से हमने आपको बताया है कि ये जो पूरा जो घटनाक्रम है वो किस तरह से यहाँ पे तूल पकड़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके भी जो हमने देखा है सियासत है वो भी लगातार तेज होती जा रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ में जो बहुत ज़्यादा जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। हमने विस्तार के साथ आपको बताया, लेकिन एक खबर कटनी से है जिसको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने एक बांग्लादेशी नाबालिग को कटनी रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया है। आखिरकार पूछताछ में नाबालिग ने बताया है कि वो बांग्लादेश के ढाका के गाजीपुर का निवासी बताया जाता है और उसके पिता
लॉरी के ड्राइवर हैं और एक्सीडेंट हो जाने की वजह से घर में पैसों की तंगी थी, जिसके बाद दोस्त से उसने कहा कि भारत में 40,000 रुपये मिलेंगे। इसके बाद दोनों बांग्लादेश के जयदेवपुर स्टेशन पहुंचे और यहाँ से ट्रेन में चापाई नवाबगंज स्टेशन आए और पटरी के किनारे किनारे चलकर बॉर्डर तक पहुंचे हैं। और यहाँ बॉर्डर पर बांग्लादेश का मिलिट्री वाला मिला तो नाबालिगों ने बता दिया कि मामा से मिलने के लिए ये लोग भारत जा रहे हैं और इसके बाद दोनों लोहे का गेट पार करके भारत की सीमा में दाखिल हुए। ट्रेन का टिकट लेकर कलकत्ता पहुंचे तो यहाँ दोनों की लड़ाई हो गई और इसके बाद एक नाबालिग लौट गया तो दूसरा कलकत्ता में ही होटल में काम करने लगा। 9 महीने बाद लौटने के लिए वो निकला हुआ था, लेकिन कटनी स्टेशन पहुंचा। पुलिस के मुताबिक नाबालिग कटनी स्टेशन में भीख मांग रहा था और पुलिस मुख्यालय भोपाल विदेश मंत्रालय की मदद से बांग्लादेशी नाबालिग को पश्चिम बंगाल के नादिया में सीमा नगर पोस्ट में बीएसएफ के हवाले कर दिया, जहां से उसे बांग्लादेश की सेना के सुपुर्द किया गया। ये एक नाबालिग बच्चा था जो कि बांग्लादेशी था और कुछ दिन पहले जो है इसको हम लोगों ने पकड़े थे रेलवे स्टेशन से। आमिर से जो है पैसे लेन देन की बात कही, उसने 40,000 इसको देने के लिए कहा और उसने बोला कि काम करने के लिए तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। और ये दोनों ही व्यक्ति जो है बांग्लादेश से निकले। इसको पुलिस ने पकड़ी और फिर बीएसएफ से कांटेक्ट करके जो है इसको बांग्लादेश की बॉर्डर में हमारी टीम ने छोड़ के आया। बात करेंगे रायपुर से, जहां पर राजधानी में नहीं थम रहे बदमाशों का आतंक। देखिए, आए दिन चाकूबाजी की वारदातें लगातार सामने आ रही है। एक और नया मामला सामने आया है जहां पर चाकू के साथ कई हथियारों के साथ यहाँ पे जो बदमाश है वो रील बना रहे थे, लोगों को धमकी दे रहे थे। पुलिस के लिए अब ये जो बदमाश हैं वो चुनौती बन गए हैं। AB किंग के साथ कई रीलबाज यहाँ पे बदमाश सक्रिय बताए जाते हैं। और ये देखिए कि आम जनता में अपना खौफ यहाँ पे फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपनी दहशत फैलाने के लिए किस तरह से ये नई नई वारदातों को अंजाम देते हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आम लोगों को तो ये लोग परेशान करते ही हैं, अब रीलबाजी करके ये लोग ये दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमसे बड़ा तुर्रम खान कोई नहीं है। और ये जो अब है पुलिस को सरेआम चुनौती दे रहे हैं। रायपुर पुलिस के लिए ये अब एक सिरदर्द बन गए हैं। हालांकि पुलिस वक्त वक्त पर इन पर कार्रवाई करती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के जो गुंडे बदमाश हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये तमाम चीज़ें सिर्फ राजधानी रायपुर में देखने के लिए मिल रही हैं। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी अब आपको ले चलते हैं इंदौर। यहाँ पर इंदौर में भी हथियार लहराते हुए जो बदमाश हैं वो अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं और इनको अब अपनी दादागिरी दिखाने का जो शौक था वो इनके ऊपर, इनके ही लिए महंगा साबित हो रहा है। क्योंकि ये पहले तो इन्होंने तलवार लहराते हुए बदमाशों ने रील बनाई जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र के मूसाखेड़ी इलाके का है। वीडियो में युवक गलियों में खुलेआम हथियार लेकर घूमते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत इस वीडियो के आधार पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की और एक्शन लेते हुए आजाद नगर पुलिस ने 4 युवकों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का तो कहना यह भी है कि इन बदमाशों का मकसद सोशल मीडिया के जरिए अपनी दहशत को फैलाना था, जो रायपुर में भी किया जा रहा है। लेकिन समय रहते कार्रवाई कर ली गई है। यहाँ इंदौर में समय रहते कार्रवाई की गई, लेकिन रायपुर में अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि इन आरोपियों को इंदौर में गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है, हथियार कहाँ से लाए गए हैं और उनके पीछे आखिर कौन है, उस नेक्सस को भी पता लगाया जा रहा है। बड़ी खबर रायपुर से देख लेते हैं, जहां पर रेल यात्रियों को एक बहुत बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। देखिए, बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। रायपुर से जबलपुर के बीच आज से चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन। इसका लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि आपको ये भी बताते चले कि इसकी घोषणा मई महीने में हुई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। सुबह 9:30 का वक्त मुकर्रर किया गया है। रेलवे स्टेशन से पूरे कार्यक्रम का आयोजन होगा। बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। तो देखिए, ये जो लोग हैं जो जबलपुर और रायपुर के बीच में सफर कर रहे हैं उनके लिए बड़ी सौगात है। रेल यात्रियों को बहुत बड़ी सौगात मिली है। रायपुर से जबलपुर के बीच आज से जिस ट्रेन का संचालन किया जाएगा उस ट्रेन का मई महीने से इंतजार किया जा रहा था। बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता देते हैं, जहां पर आज उज्जैन के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन में कई स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही सुबह 10:30 पर रेल मंत्रालय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़ेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। दोपहर 3 बजे ब्रिज और अन्य निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। बड़ी सौगात आज यहाँ पे क्षेत्र को मिलने जा रही है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर आज उज्जैन के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। उज्जैन में कई स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सुबह 10:30 बजे रेल मंत्रालय के एक कार्यक्रम में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। इसके साथ ही दोपहर 3 बजे ब्रिज और अन्य निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। तो चलिए अब स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई एक खबर आपको बताते हैं, जहां पर एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एसीसी ने एशिया कप 2025 के वेन्यूज की 2 अगस्त यानी कि शनिवार को आधिकारिक घोषणा कर दी है। इसके साथ ही एशिया कप 9 सितंबर से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात यूएई में खेला जाएगा। ये मुकाबले दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच होने वाले मुकाबले से होगी, जो अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। तो वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा और ये खेला जाना तय किया गया है। भारत पाकिस्तान को ग्रुप ए में रखा गया है, जिसमें यूएई और ओमान की टीमें भी शामिल होंगे। तो देखिए, लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था और ये जो एशिया कप है, इसके जो मुकाबले होने हैं उसके बारे में हमने आपको जानकारी बताई। लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था और 9 सितंबर से 28 सितंबर तक ये जो मुकाबले हैं वो खेले जाएंगे और इसके साथ ही ये मुकाबले दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर को अफगानिस्तान में होगी। इसके साथ ही हांगकांग के बीच होने वाले मुकाबले से होगी, जो अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी बुलेटिन से लेती हूँ इजाजत। ब्रेक के बाद भी खबरें नॉन स्टॉप जारी, क्योंकि सवाल आपका है और ब्रेक के बाद दनादन 10 देखिए मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे के साथ।